स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम। ठीक है, हमने इनइक्वालिटीज स्टडी कर ली, रैशनल मोड ये सब हमने स्टडी कर लिए। अब हम लॉगरिथम स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे मोड हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो, इस तरह साइन एक्स हो, ये सब चीज़ें क्या होती है बेटा जी, मशीन्स होती है। मैंने बताया था आपको। ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि जब भी हम कोई मशीन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन को लेकर कि वो मशीन क्या तो ले सकता है और क्या हमें बदले में देगा। ठीक है ना। तो आज हम लॉग पढ़ रहे हैं, तो लॉग भी एक मशीन है बेटा जी। ठीक है ना। ये कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट हमें देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर क्या इसका स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका इनपुट स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका आउटपुट स्पेसिफिकेशन है। ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x एट बेस b। हाँ बेटा, y इक्वल टू लॉग ऑफ x एट बेस b। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लॉगरिथम फंक्शन। अब यहां पर अच्छा, पहले तो इसको रीड कैसे करते हैं मैं एक बार वापस आपको बताना चाहूंगा। इसको बोलते हैं अपन लॉग ऑफ x, लॉगरिथम ऑफ x एट बेस b, लॉगरिथम ऑफ x एट बेस b। ठीक है ना, लॉगरिथम ऑफ x एट बेस b। ठीक है ना। हम x का लॉगरिथम फाइंड करना चाह रहे हैं b बेस पर। ठीक है ना, b बेस पर। जैसे मान लीजिए अपन ऐसा लिख दें लॉग ऑफ 3 बेस 2। ठीक है ना। तो हम 3 का लॉगरिथम चाहते हैं 2 के बेस पर। जैसे अब मान लीजिए अपन ने फिर से यहाँ लिख दिया लॉग ऑफ 3, लेकिन यहाँ मैंने 10 लिख दिया। तो अब इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ भी हम 3 का लॉग फाइंड कर रहे हैं, यहाँ भी हम 3 का लॉग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ हम 2 बेस पे फाइंड कर रहे हैं और यहाँ 10 बेस पे फाइंड कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर इस बेस का क्या रोल है। तो बेटा अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी से आप सोचने लग गए। अभी तो हम कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको सोचिएगा। अभी तो हमने कुछ पढ़ाया नहीं, तो अभी सोचने की जरूरत कहाँ है, अभी तो सिर्फ देखने की और सुनने की जरूरत है बेटा जी। ठीक है ना। तो सुनिए, तो सबसे पहले तो हमें इसे रीड करना आ गया कि इसको रीड कैसे करते हैं, लॉगरिथम ऑफ x, लॉग ऑफ x एट द बेस b। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस मशीन के बारे में। ठीक है ना, कि यह मशीन कैसा तो इनपुट लेगी और क्या आउटपुट देगी। ठीक है। तो इधर देखो बेटा जी, पहले बात करते हैं इनपुट के बारे में, इनपुट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं बेटा जी। इनपुट स्पेसिफिकेशन ये है बेटा जी कि ये जो x हमें नजर आ रहा है, मतलब लॉग के अंदर जो इनपुट हम देने जा रहे हैं। ठीक है ना, x क्या है, इनपुट ही तो है बेटा जी। जो इनपुट है x वो पॉजिटिव होना चाहिए। याद कीजिए हमने स्क्वायर रूट के बारे में बात की थी। तो स्क्वायर रूट का जो इनपुट था, हमने बताया था कि स्क्वायर रूट का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो बेटा जी यहां पर भी वही बात है कि जो लॉगरिथम का इनपुट है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0, यहां इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, यहां सिर्फ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो जो लॉग है वो इनपुट लेता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। कैसा इनपुट लेता है बेटा जी, पॉजिटिव इनपुट। इसी के साथ अभी खत्म नहीं हुआ इसका इनपुट स्पेसिफिकेशन, यहां बेस भी है, हमें इस पे भी बात करनी पड़ेगी बेटा जी। ये जो बेस बी नजर आ रहा है बेटा जी, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये ना तो नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है। नेगेटिव और जीरो होने की कंडीशन में ये जो लॉग मशीन है आपका, उसे हम अनडिफाइंड बोल देंगे बेटा जी। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि नंबर तो जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं वो नंबर तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, जिस बेस पे फाइंड कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जिस बेस पे हम फाइंड करने जा रहे हैं वो बेस 1 नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। जो लॉगरिथम इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, एक इनपुट पर और 2 बेस पर, इन कंडीशंस को जो लॉगरिथम फुलफिल करता है, तीनों कंडीशंस को, वो ही लॉगरिथम डिफाइन होगा। बाकी लॉगरिथम डिफाइन नहीं होंगे बेटा जी। ठीक है ना, उनकी कोई वैल्यूज नहीं होंगी, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गई इनपुट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। अब सवाल ये उठता है कि इनपुट तो ये है, आउटपुट क्या होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लॉग है, लॉग, ठीक है ना, बोले तो लॉग को मैंने किसके इक्वल लिख रखा है, y के इक्वल। तो ये जो y है ना, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब लॉग किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है। लॉग पॉजिटिव भी हो सकता है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और लॉग का वैल्यू 0 भी हो सकता है। दिमाग में फिट कीजिए, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, लॉग का वैल्यू 0 भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉग लेता सिर्फ पॉजिटिव है, लॉग का इनपुट सिर्फ पॉजिटिव होगा, लेकिन लॉग का आउटपुट पर आप
कुछ भी मिल सकता है, आपको पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है, जीरो मिल सकता है, मतलब लॉग किसी के भी इक्वल हो सकता है। कोई पूछे लॉग का वैल्यू 1000 हो सकता है, आप कहेंगे यस हो सकता है। कोई पूछे लॉग का वैल्यू -1000 हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। कोई पूछे आपसे लॉग का वैल्यू 1 लाख हो सकता है, आप कहेंगे यस, -1 लाख, जीरो, कुछ भी। लॉग रैशनल, इरैशनल, कैसा भी हो सकता है, लॉग का वैल्यू किसी के भी इक्वल हो सकता है, जबकि लॉग इनपुट के तौर पर सिर्फ पॉजिटिव लेता है, लेकिन आउटपुट के तौर पर सब कुछ देता है, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन मशीन है, जो लेती कम है, देती बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर, ठीक है ना, कि ये किस तरीके से मशीन काम करती है, कैसे ये वैल्यू प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो ये तो वर्किंग कंडीशंस थी, और अब हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो ये तो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है ना, इस कंडीशन के अंडर वर्क करेगी और ऐसा आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है ना। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जरा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा आप। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है ना, कैसे ये वैल्यू जनरेट करेगा। जरा आइए, इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, जरा आइए इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है log ऑफ n बेस b, तो मैं कहता हूं कि इस log का वैल्यू a के इक्वल होगा अगर इस a को मैं b के पावर पे रखूं, मतलब a को b के पावर पे लगा दूं, ठीक है ना, और n आ जाए, मतलब log का वैल्यू किसके इक्वल होता है, b की उस पावर के इक्वल होता है जो b पर लगा दिया जाए तो n आ जाए। मतलब b पर मैं पावर लगाऊं और मुझे n मिल जाए, b पर पावर लगाऊं और n मिल जाए, तो जो मुझे b पर पावर लगानी पड़ रही है, इस बेस पर जो पावर लगानी पड़ रही है, वही होता है लॉगरिथम का वैल्यू। देखो अभी समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इधर देखो बेटा जी, मैं आपसे पूछता हूं 2 पर कितनी पावर लगाऊं कि 4 आ जाए बेटा जी, आप कहेंगे 2 सर। तो बस बेटा जी, जितनी लगानी पड़ रही है ना पावर यहां पर इस बेस पर, ये लाने के लिए बेस पर जो पावर लगानी पड़ रही है वही लॉगरिथम का वैल्यू होता है बेटा जी, ठीक है ना। तो इस लॉग का वैल्यू 2 हो गया, जैसे मान लीजिए या 8 या 2। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 2 पर कितना पावर लगाऊं कि 8 आ जाए, तो आप लोग कहेंगे सर 2 पर पावर लगाइए आप 3, 2 पर कितना पावर लगाइए 3, तब आएगा 8, तो 3 लगाना पड़ रहा है ना, 2 पर कितना पावर लगाना पड़ रहा है 3, बस वो 3 इस लॉग का वैल्यू होगा बेटा जी। सीधी और सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम कुछ नहीं होता, एक्सपोनेंट ऑफ बेस होता है जो n प्रोड्यूस करता है। तो हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ लॉगरिथम या लॉग, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम will be exponent of value of log will be exponent of base b, which produce the number n, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ लॉगरिथम विल बी एक्सपोनेंट ऑफ बेस बी, देखो एक्सपोनेंट ऑफ बेस बी विच प्रोड्यूस द नंबर n, ठीक है ना। इस पर पावर लगाएं और n आ जाए, तो जो पावर लगानी पड़ रही है बेस पर वही होता है लॉगरिथम का वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग तो बेटा जी, इसके अकॉर्डिंग तो फिर तो यही समझ में आता है कि सर अगर आप कहते हैं कि log ऑफ n बेस b इक्वल टू a है, तो फिर तो सर b पर आपने a ही लगाया होगा, क्योंकि सर इस लॉग का वैल्यू अगर आप a बता रहे हो, इसका मतलब b पर पावर आपने a लगाई होगी जिसने n दिया होगा, तो सर फिर तो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं b टू पावर a, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा जी, ठीक है ना, आप बिल्कुल लिख सकते हो n इक्वल टू b टू पावर a। याद रखिएगा बेटा जी, इफ लॉग ऑफ n बेस b इक्वल टू a है, तो आप n इक्वल टू लिख सकते हो b रेज टू पावर a। फिर से सोचिए ना, अभी मैंने यहां समझाया, यहां देखो ना, 2 पर 2 रेज टू पावर 2, 4 ही तो होगा, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया 2 रेज टू पावर 2। बताओ 8 इक्वल टू क्या हो गया 2 रेज टू पावर 3, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 8 इक्वल टू क्या बोला 2 रेज टू पावर 3, तो सोचो n इक्वल टू क्या होगा b रेज टू पावर यही तो होगा। तो ये बात आप दिमाग में फिट रख लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो इनके साथ है वो ये है बेटा जी कि ये जो n है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन याद कीजिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, b भी पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं होना
चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा बेटा जी, ठीक है ना। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको दोनों तरफ काम में ले सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, और अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सोच के देखिए, हम लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि आगे हम उसकी इक्वेशंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, उसकी इनइक्वालिटीज भी सॉल्व करेंगे बेटा जी, ठीक है ना, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अब आप सोच के देखिए, इससे पहले हमने मॉड और इरेशनल इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, तो वहां पर हमने जब इरेशनल इक्वेशंस और इनइक्वालिटी पढ़ी तब हमने रूट को हटाने की कोशिश की थी, जब मॉड पढ़ा था तब मॉड को हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक रूट मॉड ये नहीं हटेंगे तब तक एक्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो वही बात यहां पर भी आने वाली है बेटा जी, कि जब तक लॉग नहीं हटेगा तब तक एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा जी, यह वो तरीका है जिससे लॉग हट रहा है। देखो इस कंडीशन पे, इस इक्वेशन को देखो, यहां लॉग है, लेकिन बताइए बेटा जी क्या यहां पर लॉग है, तो ये एक तरीका हो गया बेटा लॉग के रिमूवल का, ठीक है ना। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ लॉग, ठीक है ना। तो याद रखना, लॉग को रिमूव करने का यही एक तरीका है, ठीक है ना, और यही काम आने वाला है बेटा जी इक्वेशन और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में। तो इसको दिमाग में फिट कर लो, लॉग ऑफ एन बेस बी इक्वल टू ए, देन एन विल बी बी रेज़ टू पावर ए। बेटा जी फिर से मैं बोल रहा हूं, लॉग ऑफ एन बेस बी इक्वल टू ए, देन एन इक्वल टू बी रेज़ टू पावर ए। मैं पागल नहीं हूं बेटा जी जो एक ही चीज को बार बार बोलता हूं, मैं उसके पीछे लॉजिक है बेटा जी, एक ही चीज को बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए, और इस लेक्चर के बाद आप सीधा क्वेश्चन को ट्राई करें, आपको बार बार ये लेक्चर या नोट्स को खोल के देखना ना पड़े बेटा जी, ठीक है ना। तो आपको कुछ इसलिए मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूं, मस्त रहिए और सुनते रहिए, ठीक है ना। हम बड़े आराम से और टाइमली अपना कोर्स भी पूरा करेंगे, और चीजों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाए। फिर से सुनिए, log ऑफ n बेस b इक्वल टू a, देन n इक्वल टू b रेज़ टू पावर a। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग के रिमूव करने का एक ही तरीका है, दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है लॉग का वैल्यू जनरेट करने का तरीका। आपको बेस पर पावर लगानी पड़ेगी, जो आपको नंबर जनरेट करके दे, जो पावर लगानी पड़ रही है वही होता है लॉगरिथम का वैल्यू। और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ले लिया अपने log ऑफ 81 बेस 3, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा 4। कैसे सर, 3 पर कितना पावर लगाएं 81 आ जाए, आप बोलेंगे बेटा जी 4, ठीक है ना। और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा log 10 एट द बेस 1/10, आप बोलेंगे -1। देखो ना, बोलोगे ही क्यों, क्योंकि बेटा जी 1/10 पे कितना पावर लगाया जाए कि 10 आ जाए, -1, ठीक है ना। फिर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए log ऑफ 1 एट द बेस 10, तो आप बोलेंगे 0। बताओ 10 पे कितना पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, आप कहेंगे सर 0, ठीक है ना। आप सोच के देखिए log ऑफ 1 बेस 5, अब बताओ आपसे कोई पूछे कि 5 पर कितना पावर लगाया जाए कि 1 आ जाए, आप फिर से क्या बोलेंगे 0। तो आप देख रहे होंगे कि log 1 का हर बेस पर, किसी भी बेस पर वैल्यू फाइंड करो 0 ही आने वाला है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं log ऑफ 5 एट बेस 1, तो आप कहेंगे सर 1 पर पावर लगाएं 5 आ जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप सोच के देखिए ना, इसलिए तो मैंने आपको शुरू में लिखा दिया था कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। याद कीजिए, मैंने बताया कि जो लॉगरिथम हम लिख रहे हैं उसमें बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास कुछ और बातें हैं यहाँ पर जो आपसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -25 बेस 5, ठीक है ना। तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ 5 पर कितना पावर लगाऊं कि -25 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव पे आप कुछ भी पावर लगाइए, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो जब नेगेटिव इनपुट्स ये लेते हैं तो तकलीफ होती है बेटा जी, ठीक है ना। अब फिर आप में से कोई मुझे लॉजिक देगा कि सर ऐसी कोई बात नहीं, देखो जैसे मान लो आप ये लेते हैं, तो देखो सर अब -5 पे पावर लगाओ और -125 लाना हो, तो हमें पता है कि 3 पावर लगाएंगे बात बन जाएगी, लेकिन मैं अभी भी क्या कह रहा हूँ, ये गलत है। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा जी ये चीजें, ये जो नेगेटिव आप बेस या नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेटा जी क्या हो रहा है, जैसे मान लो आप घर पे एक मशीन लेके आए, ठीक है ना, और आपने आज मंडे को उसको यूज किया, ठीक है, उसने काम किया, फिर आपने उसको ट्यूसडे को यूज किया, उसने काम नहीं किया, फिर वेडनेसडे को फिर से यूज किया, फिर काम नहीं किया, फिर थर्सडे को सडनली वो काम करने लगी, तो सोचिए आप परेशान हो जाएंगे और आप उठाकर उस मशीन को बाहर फेंक देंगे। आप कहेंगे कि यार इसका पता ही नहीं चलता, कभी काम करती है कभी काम नहीं करती है। और ऐसी मशीन को आप घर में नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उससे आपको डर ही रहेगा कि पता नहीं जब जरूरत होगी तब वो काम करेगी या नहीं करेगी। तो फिर बेटा जी मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां देखो लॉग ने वैल्यू जनरेट नहीं की, ठीक है ना,
मतलब यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। यहाँ आपको लग रहा है कि हाँ देखो पावर लगाएंगे तो ये आ रहा है, और हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन बेटा जी आप सोच के देखो, क्या ये -5 बेस या -125 हर टाइम काम करेगा? नहीं करेगा बेटा जी। ये कभी कभी काम कर रहे हैं, कभी कभी काम नहीं करेंगे। लो बेटा जी, ये लो माइनस हटा दिया मैंने, अब देखो, अब बताओ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो ये नेगेटिव बेस था, उसने एक सिचुएशन में काम किया, एक सिचुएशन में काम नहीं कर रहा, तो क्या हम ऐसे लिखते रहेंगे क्या कि यहाँ अब काम करेगा, अब काम नहीं करेगा, अब काम करेगा, अब काम नहीं करेगा? नहीं। जब भी हम मशीन बनाते हैं ना बेटा, तो ये सोच के बनाते हैं कि उसको जो उसके साथ जो स्पेसिफिकेशन हम कस्टमर को बता रहे हैं, या फिर हम जो यूजर को बता रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन हम यूजर को बता रहे हैं, उस स्पेसिफिकेशन के पर वो हर कंडीशन में वर्क करे, ठीक है ना। तो हमने अभी बता दिया आपको स्पेसिफिकेशन, हमने पहले बता दी है। जो स्पेसिफिकेशन हमने बताई है कि इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, गारंटी के साथ बोलते हैं, उस स्पेसिफिकेशन पे कहीं पर भी लॉग आपको धोखा नहीं दे सकता। तो ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता, तो हमको कभी भी इसको यूज नहीं करना। और बेटा देखो सीधी बात है, जिसने लॉग का डेफिनेशन दिया है ना, उसने हमको यही बताया है कि आप सिर्फ पॉजिटिव कंडीशन पे लॉग पे काम कीजिए, और उसके पीछे भी उसका यही लॉजिक था, क्योंकि नेगेटिव कंडीशंस में कभी काम करेगा लॉग, कभी काम नहीं करेगा, तो उसने उसको हटा ही दिया। उसने क्लियरली बोला कि सिर्फ आप पॉजिटिव पर ही इसको डील करेंगे, अगर पॉजिटिव के अलावा कहीं और आपको ये नजर आए तो आपका जवाब यही होगा अनडिफाइंड। आप उसकी वैल्यू के बारे में बात ही नहीं कर सकते बेटा जी, अगर नजर भी आ रही है तो भी बात नहीं कर सकते, आप एक ही बात बोलेंगे अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो बेटा जी ये भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ये लिख लेना बेटा जी जो मैंने बोर्ड पे लिखा, ठीक है ना। अभी तो देखो, जैसे मान लो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा किसी ने कि बताओ 5 पे कितने पावर लगाएं 7 आ जाए, तो पहले तो ये बताओ क्या ये डिफाइन है क्या, पहले तो ये बताओ ये लॉगरिथम डिफाइन है क्या। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये लॉगरिथम डिफाइन है। वो 3 कंडीशन याद करो, क्या था? इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। याद करो, इनपुट देखो पॉजिटिव है या नहीं है सर 7 है, पॉजिटिव है। बेस देखो पॉजिटिव है, देखो 1 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइन है। हाँ अब बात करते हैं वैल्यू की, ठीक है। अब 5 पे पावर लगाऊं और 7 आ जाए, तो ये तो मुझे आइडिया लग रहा है कि 1 पॉइंट कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि 5 टू पावर 1 5 और 5 टू पावर 2 25, मतलब हमें तो सिर्फ 7 चाहिए था ना। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि सर 1 से बड़ा वैल्यू होगा, लेकिन क्या होगा हमको नहीं पता। तो बेटा जी एक बात मेरी सुन लीजिए, आपको लोड भी नहीं लेने का, ठीक है ना। लॉगरिथम की वैल्यू को लेकर कभी लोड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बेटा जी देखो, अगर एग्जाम में कुछ उटपटांग आपसे जैसे इस तरह का कुछ अगर यूज करवाएगा वो, तो उसको वो वैल्यू लिख के देगा बेटा जी, या फिर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करवाएगा। एक लॉग टेबल होती है जिसकी हेल्प से हम इन सब चीजों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो आपको लोड नहीं लेना इन चीजों का, आपको कोई वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है लॉगरिथम की। जो 1-2 रटनी है वो आपको मैं रटवा दूंगा, ठीक है ना, और शायद वो आपको रटी हुई भी होगी पहले से, ठीक है ना। तो आपको कभी भी लॉग के वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है। हाँ आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने बताया कि सर 1 पॉइंट समथिंग होगा, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने, जैसे मान लीजिए ये हो गया 1001 बेस 10, तो आपको पता है कि ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा एग्जैक्टली आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया, लमसम आइडिया है कि 3 से ग्रेटर होगा, 4 से लेसर होगा। कैसे 3 से ग्रेटर 4 से लेसर कैसे बताओ? 10 टू पावर 1 10, 10 टू पावर 2 100, 10 टू पावर 3 1000, ठीक है ना, और 10 टू पावर 4 10,000। तो ये तो 1000 से जस्ट बड़ा है बेटा जी। तो आपको समझ में आ गया कि ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब यहाँ पावर 3 से जरा सा ज्यादा ही लगाना है, हमें 1001 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लमसम आइडिया लेना हमें आना चाहिए, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट आइडिया लेना आना चाहिए, लमसम आइडिया में आना चाहिए। उसकी हमें जरूरत महसूस हो सकती है कभी कभी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। तो ये थी बेटा जी बेसिक बातें, लॉगरिथम की वर्किंग कंडीशंस और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों मैंने आपको समझाया कि कैसे तो वैल्यू हम फाइंड करते हैं और किन कंडीशंस में ये वर्क करेगा और क्या आउटपुट देगा। ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है ना। अब कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो एक एक करके उन प्रॉपर्टीज पर अपन बात करेंगे, ठीक है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, अगर आपको प्रॉपर्टीज ढंग से दिमाग में सेट हो गई तो फिर लॉगरिथम के क्वेश्चंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आइए अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं लॉगरिथम का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपने पास, और वो ये है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्या बेटा जी, log ऑफ n बेस b इक्वल टू a हो तो आप n इक्वल टू b पावर a लिख सकते हैं, और आप उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर n इक्वल टू b पावर a लिखा है तो आप लिख सकते हैं log ऑफ n एट बेस b विल बी a। लेकिन इन सब चीजों के लिए एक जरूरी चीज है, ये कंडीशन, ठीक है ना,
क्या n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a हम सबको पता है कि a कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। और याद रखना लॉग को रिमूव करने का यही एक तरीका था, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है ना। सेकंड, अब सेकंड बात क्या है वो आप सुनिए, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है वो आप सुनिए। सेकंड कंडीशन ये है बेटा जी कि मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यहीं पर आप एक छोटा सा झोलझाल करके एक मतलब अच्छी सी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे झोलझाल, मैंने इस एन को एज इट इज लिखा, देखो इस एन को ऐसे, फिर इक्वल भी एज इट इज लगा दिया, फिर ये बी भी एज इट इज लिख दिया, और ये जो ए है ना इसको देखो, ये भी तो ए ही है, देखो ना ए ही है, तो ये उठाकर मैंने पावर में रख दिया। तो बताओ आपको क्या नजर आएगा, देखो क्या नजर आया, देखो 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 यही तो नजर आएगा, देखो एन एज इट इज इक्वल एज इट इज बी, ऐसा कैसा, और एक ही जगह ए रख दिया, ठीक है ना। तो बेटा जी अच्छा पहले मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये लगेगा। अब ये क्या है उसको समझिए। मान लीजिए कोई नंबर और उसके पावर में आपने लॉगरिथम लगा दिया, मान लीजिए कोई नंबर 5, उसके पावर में आपने एक लॉग लगाया, और जो लॉग लगाया पावर में उसका बेस भी वही नंबर है, देखो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, ये बी है तो ये भी है, तो यहां 5 तो यहां भी अगर 5 हो और मान लो यहां 7 लिख दिया मैंने, तो फिर बेटा जी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू सीधा सीधा आप लिख सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए हुए, यहां जो लिखा हुआ है और वो है 7, ठीक है ना। तो देखो ना बी पावर लॉग एन बेस बी, जो नंबर यहां है उसके पावर में हमने लॉग रखा और लॉग का बेस वही नंबर रखा, तो फिर बेटा जी ये जो एन है वही आपका इसका वैल्यू होगा। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें डिफाइन होनी चाहिए, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 चाहिए, बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना कि भैया 10 टू द पावर लॉग -2 बेस 10, तो आपने देखा सर ने बोला था कि ये दोनों सेम हो तो वैल्यू होगी -2, नहीं बेटा जी मैंने नहीं कहा ऐसा, मैंने ये कंडीशंस भी साथ में लिखी है, आपको इनको फुलफिल करना ही पड़ेगा बेटा जी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलें, अपन नंबर 3 की तरफ चलें, तो बहुत बेसिक बातें हैं, और वो बात ये है कि बेटा जी अगर नंबर और बेस सेम हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो लॉग का वैल्यू 1 होगा, लॉग का वैल्यू 1 होगा। आप खुद बताइए बी पर कितना पावर लगाऊं कि बी आ जाए 1, ठीक है ना। तो अगर नंबर और बेस सेम हो तो लॉग का वैल्यू 1 होता है, लेकिन कंडीशन याद रखना बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बी ग्रेटर देन 0 और बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कई बच्चे ऐसा कर देते हैं, सर देखो log 1 बेस 1, आपने तो कहा था दोनों सेम हो तो वैल्यू 1, मैं कहता हूँ गधे हो तुम, पहले कंडीशन तो फुलफिल कर लो, बेस 1 नहीं हो सकता, ये अनडिफाइन है, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 4 अगली प्रॉपर्टी ये है कि बेटा जी अगर आप 1 का लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं किसी भी बेस पर, तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है 0, log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी होगा मतलब ये नहीं है नेगेटिव हो 0 हो, समझ में 1 हो जाए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कंडीशंस तो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो बेटा जी log ऑफ 1 हमेशा याद रखना 0 के इक्वल होता है। अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पर नंबर 5 की, ठीक है ना, तो नंबर 5 प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेटा जी log ऑफ b एट द बेस 1 बाई बी, तो इसका वैल्यू हमेशा -1 होगा। याद रखना बेटा जी, याद रखना अगर नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, अगर नंबर और बेस रेसिप्रोकल हो, अगर नंबर और बेस रेसिप्रोकल हो बेटा जी, तो लॉगरिथम का वैल्यू हमेशा कितना होता है -1। मैं फिर कह रहा हूं अगर नंबर और बेस रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के, अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो लॉगरिथम का वैल्यू -1 होगा। आप खुद भी देख सकते हैं, आप बताइए 1 बाई बी पर कितना पावर लगाऊं कि बी आ जाए, तो आप खुद कहेंगे -1, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर 4-5 प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है ना। एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ इस लास्ट वाली प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, कई बार बच्चा फंस जाता है इसमें, ठीक है। तो जरा देखो इधर क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चंस नहीं है बेटा, क्वेश्चंस तो बाद में लेंगे, ठीक है ना। ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि इस लॉगरिथम का वैल्यू बताइए, आपसे कह दिया जाए कि इस लॉगरिथम का वैल्यू बताइए, तो आप सोच रहे हैं सर लॉगरिथम के वैल्यू के लिए तो आपने ये सिखाया है कि बेस पे पावर लगाएं और ये आ जाए, सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि इस पे कितनी पावर लगाएं कि
ये आ जाए, तो बेटा जी कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती और उनको समझना होता है। समझना कैसे होता है कि देखो बेटा जी, मैंने तो फंडा ये बना रखा है, कहीं पर भी मुझे a प्लस बी और a माइनस बी नज़र आता है ना, तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके जरूर देखता हूँ, शायद वहाँ से कोई रास्ता निकल आए। हमेशा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी, a माइनस बी, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको देखते आपको समझ में आ गया कि ये तो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। सोच के देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है। सोच के देखिए, दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 1 तो तभी हो सकता है जब वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो बेटा जी कई बार क्या होता है कि रेसिप्रोकल नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से वो फ्रेम करके देते हैं कि हमें नजर ही नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिमाग लगाकर पता करना है, ठीक है ना, कि वो रेसिप्रोकल है या नहीं है। जरा देखो यहाँ ढंग से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो 100% रेसिप्रोकल है। और अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा, तो बताइए लॉगरिथम का वैल्यू सोचने की जरूरत है या -1 हो गया, -1 हो गया ना बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फंसना नहीं है और समझ लेना है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, और कैसे पागल बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपने छोटा सा, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऐसे है कि भैया log √5 + 1/2 एट द बेस √5 - 1/2। अब हमसे कह दिया कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू तो फिर से बेटा मुझे पता क्या नजर आ रहा है, इस पर पावर लगाऊं और वो ले आए, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस पर कितनी पावर लगाऊं कि वो आ जाए। तो लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई, a + b a - b, तो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा। तो देखो बेटा जी, इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको नजर आएगा ये तो 1 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो सोच के देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए या नहीं हुए, और अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बेटा, तो बताइए इस लॉगरिथम का वैल्यू फिर से -1 हुआ या नहीं हुआ। तो बेटा जी इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ कि किस तरीके से पागल बनाते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे कह देंगे कि भैया आपसे कहेंगे कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है ना, इस लॉगरिथम का वैल्यू बताओ। अब आप देख के ही परेशान हो जाओगे कि यार इस लॉगरिथम का वैल्यू कैसे बताएं, इस पर पावर लगाएं और ये लाना है। तो आप कहेंगे सर मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, इस पर पावर लगाकर ये लाना है, तो मुझे क्या पता कि इस पर क्या पावर लगानी है, बिल्कुल कुछ कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ढंग से देखो तो बेटा कनेक्शन है, कनेक्शन है। एक चीज़ इधर देखो, √5 सॉरी कनेक्शन है बेटा जी, देखो √3 + √5, अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करो तो देखो बेटा जी 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 + 2ab बोलो √15 आएगा या नहीं आएगा। ढंग से देखो बेटा, ढंग से देखो, ढंग से देखो, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन है, ये तो है √3 + √5 का स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए, √3 + √5। तो बताइए बेटा जी आपको कितना पावर लगाना पड़ेगा, 1/2। तो बताइए इस लॉगरिथम का वैल्यू कितना हो गया बेटा जी, 1/2। मुझे उम्मीद है अब तो समझ में आया होगा आपको। तो कहीं पर भी लॉगरिथम में देखो बेटा, लॉगरिथम के जो क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें इसी तरीके से आपको फंसाया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कुछ ना कुछ पावर लगाकर इनको एडजस्ट। देखो मुझे तो ऐसे समझ में आ गया था, यहाँ 3 था यहाँ 5 था, मैंने 8 देख के समझ गया था कि इन दोनों का स्क्वायर करके तो यहाँ ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लिक करनी चाहिए। तो देखो ना बेटा ये क्या हो गया, √3 + √5 का होल स्क्वायर, और अब इस पर पावर लगा के ये लाना है तो स्क्वायर हटाना है तो पावर 1/2 तो लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1/2 ही आपके इस लॉगरिथम का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को दिमाग में रखना है, ठीक है ना, और पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, 5 प्रॉपर्टीज स्टडी की है। अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ देखते हैं बेटा जी, ठीक है ना। ये तो हल्की हल्की प्रॉपर्टीज थी, अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 6 देखूँ मैं यहाँ पर, तो बेटा जी प्रॉपर्टी ये है कि log of x बेस b प्लस log of y बेस b इक्वल टू log of xy बेस b होता है बेटा जी। log x प्लस log y इक्वल टू log of xy होता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बातें क्या है, वो ये है, पहली चीज तो बेस क्या होना चाहिए, जिन दो लॉगरिथम को आप ऐड कर रहे हैं उनका बेस अगर सेम होगा तो ही ये फंडा लगेगा, वरना ये फंडा नहीं लगेगा। दूसरी चीज है शर्तें, शर्तें ये हैं बेटा जी, कंडीशंस ये हैं कि x y b तीनों के तीनों पॉजिटिव होने चाहिए और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में ही ये लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। अच्छा अगर कंडीशंस ये है
तो आप इसको ऐसे भी काम करवा सकते हो, ऐसे भी काम करवा सकते हो। दो लॉग को ऐड करके सिंगल लॉग बना सकते हो और सिंगल लॉग को स्प्लिट करके दो डिफरेंट लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन शर्त एक है थ्रू आउट बेस सेम चलेगा, चाहे ऐड करते वक्त हो चाहे स्प्लिट करते वक्त हो, बेस आपको एक ही यूज करना है, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, वरना ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। चलिए इस प्रॉपर्टी के बारे में और बात करेंगे अपन, और ये बहुत जगह काम आएगी। पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये आया तो आया, लेकिन आया कैसे, जरा तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए सर, ये क्या कहां से आपने डेराइव मतलब इसका डेरिवेशन तो बताइए, कैसे लेके आया ये चीज, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है बेटा जी, इसको समझना। मैंने क्या किया, log x बेस b को p के इक्वल अज्यूम कर लिया, और इसी तरीके से ये जो सेकंड है log y बेस b, इसको मैंने q अज्यूम कर लिया। तो जरा सोच के देखो, x इक्वल टू, आज मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया log ऑफ n बेस b इक्वल टू a, देन n इक्वल टू b रेज़ टू पावर a। तो n कौन है, x है, तो बताओ यहां पर मैं b पावर p लिख सकता हूं क्या, ये तो x हो गया। सिमिलरली y क्या हो गया बेटा जी, b पावर q, ठीक है ना। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो मेरे पास xy भी आ गया, एंड दैट इज b पावर p प्लस q। अरे मल्टीप्लाई करो ना दोनों को, यही तो आएगा, ठीक है ना। अब सोच के देखो, मैंने कहा कि ये इसके इक्वल होगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी बात करें बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड की। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं आपसे, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, तो इसको तो मैंने p माना था, इसको मैंने q माना था, तो बोलो आपकी लेफ्ट हैंड साइड p प्लस q हो गई कि देख के बताओ, ठीक है ना। और अब बात करते हैं अपन राइट हैंड साइड की। अगर राइट हैंड साइड की मैं आपसे बात करूं, तो राइट हैंड साइड है log ऑफ xy एट द बेस b। और जरा गौर करके देखो, हमने xy फाइंड कर रखा है, xy है हमारे पास b रेज टू पावर p प्लस क्यू एट द बेस b। अब आपसे पूछता हूं मैं कि b पर कितना पावर लगाऊं कि b तो पावर p प्लस क्यू आ जाए, तो आप बड़े आराम से कहेंगे सर p प्लस क्यू तो लगाना है, ये तो कोई भी देख के बता सकता है। तो अब आप सोच के देखिए, आपका राइट हैंड साइड भी तो p प्लस क्यू हो गया, इसका मतलब ये और ये इक्वल होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, आपको जब भी दो लोग ऐड करने हो, उनका बेस अगर सेम हो, तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि यार मैं इसको स्प्लिट करके दो लोग में कन्वर्ट करता तो मैं कंफर्टेबल हो जाता, तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, बस बेस सेम रखना है आपको, ठीक है ना। अब एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे सामने ऐसा लिखा होता है log ऑफ 6, ठीक है ना, बेस 2 मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब लोग आपको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे कि भैया log ऑफ ये जो 6 है, लोग बोलेंगे आपको कि बेटा ये 6 है, उसको तो हम -2 इंटू -3 लिख सकते हैं, और बेस हो गया 2, ठीक है ना। तो बेटा फिर तो ये log ऑफ x इंटू वाई हो गया, log ऑफ x इंटू वाई हो गया। और आपने तो कहा बेटा कि इसको log x प्लस log y लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमने कब कहा, हमने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। अच्छा, वो ये लिखने के बाद हंस भी रहा है आप पे, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये अनडिफाइन हो गया, क्योंकि देखो लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया और यहाँ भी लॉग के अंदर नेगेटिव आया, और वो कहता है कि आपने तो ऐसा कहा है। तो हम कहेंगे नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हमने तो कहा कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी है, वो तभी वर्क करेगी जब कंडीशंस ये होंगी, ठीक है ना, x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो। अब आप उनसे पूछ लीजिएगा सर ना तो आपका x पॉजिटिव है ना आपका y पॉजिटिव है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा जी, प्रॉब्लम ये है कि ये तो डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, लेकिन अगर आपने इसको ये लिख दिया तो ये दोनों अनडिफाइन हो गए। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पे ध्यान ही नहीं दिया। मैंने x और y दोनों को इंडिविजुअली आपसे पॉजिटिव मांगा है। मैंने देखो बेटा जी, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं log ऑफ एक्स वाई बेस बी, बोलते हैं कि बताओ ये डिफाइन कब होगा, तो आप कहेंगे कि भैया तब होगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा। अरे इनपुट एक्स वाई है ना, तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, एकदम सही बात है। लेकिन इसको अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इन कंडीशन के अंडर में आप इसको ये नहीं लिख सकते बेटा जी। इन कंडीशन के अंडर में आप इसको ये नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आपने कंडीशन क्या लगा रखी है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर इसको ये नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो तब भी हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, और एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर आप बताइए आप ये कैसे लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये दोनों तरफ वर्क तब करेगा जब एक्स और वाई दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव होंगे। अगर ये इंडिविजुअली पॉजिटिव नहीं है तो आप ना तो ऐसा लिख सकते हैं ना
ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दोनों तरफ मूव करना है तो एक्स और वाई को इंडिविजुअली, हाँ आप मत लिखिए, आप इसको इतना ही रखिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। इन कंडीशन के अंडर में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस ऐसा, लेकिन आप इसको ये नहीं लिख सकते। तब ये अगर इसको आप ये लिखना चाहते हैं तो आपको कंडीशंस ये प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, तब आप लिखिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से समझिए, उसके लॉजिक समझिए, मैं ये सब चीजें क्यों लिख रहा हूं, ठीक है ना। इन बातों को ढंग से समझिए, दोनों तरफ काम करने के लिए, ठीक है ना, इन कंडीशंस का होना जरूरी है। आप इसको ये लिखिए, इन कंडीशन के अंडर में कोई दिक्कत नहीं है, और इन कंडीशन के अंडर में इसको आप बेधड़क ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज गलत हो जाएगा बेटा जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम छोटा सा चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ बीच में क्या लगा रहे हैं बेटा जी, माइनस, और जैसे बीच में माइनस आएगा तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हुए थे उनका बन जाएगा रेशियो, और यहाँ आ जाएगा x बाय वाई, कंडीशन यही रहेगी। तो ये जो नंबर 7 प्रॉपर्टी है उसको याद रखिए, वो है log ऑफ x माइनस log ऑफ y, एंड दैट इज log ऑफ x बाय वाई, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात क्या है वो सुनो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी बिल्कुल यही है, बस इस बार आपको क्या करना है, जहां x इंटू वाई किया था वहां x बाय वाई करना है, अपने आप ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि आपको 2 लॉगरिथम ऐड करना आ चुका है प्रॉपर्टी नंबर 6 में, और अब आपको 2 लॉगरिथम सबट्रैक्ट करना भी आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा बेटा जी, log ऑफ x प्लस log ऑफ y तो होता है log ऑफ एक्स वाई, और log ऑफ x माइनस log ऑफ y होता है log ऑफ x बाय वाई। अब बात करते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 वो कहता है log ऑफ x रेज टू पावर n एट बेस b, मैं कहता हूं ये होता है l log x एट बेस b। शर्तें क्या है वो सुन लीजिए, शर्तें हैं कि भैया x पॉजिटिव होना चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए, और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल फुल्ली इसको यूज कर सकते हैं बेटा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, आप इसको दोनों तरफ भी काम करवा सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो फील लो, फील लो, फील क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे पावर आगे आ गया, और नजर क्या आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। पावर कहाँ नजर आ रहा है, आगे की ओर। और अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो था बाहर वो कहाँ चला गया, पावर में। और बिल्कुल सही बात है, देखिए बेटा जी याद रखना, ये सब काम आप तभी कर सकते हैं जब ऐसा हो, और अगर ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, तो आप ऐसा कर रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है बेटा जी, जिम्मेदारी आपकी होगी, बड़ा संभल के काम करना है बेटा जी। हर जगह गड़बड़े है, कई तरह की गड़बड़ है। जैसे एक गड़बड़ बताता हूँ मैं आपको छोटी सी, ठीक है ना। गड़बड़ ये है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा होता है, ये लिखा होता है, ठीक है ना। आपको ये किसी ने दे दिया, आपने बड़े आराम से बोला कि हाँ इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ सेट है, बस एक्स तो 0 नहीं होना चाहिए। अरे इसको डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 पे लॉग अनडिफाइन होता है बेटा जी, ठीक है ना। और फिर आप कहेंगे बी ग्रेटर देन 0 है, बी नॉट इक्वल टू 1 है। अब मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन अगर आपने लगा दी तो फिर अब आप इसको ये नहीं लिख सकते, आप तो खटाक से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। और मैं कहता हूं कि इस कंडीशन के अंडर में, अगर इस कंडीशन के अंडर में अगर आपने इसको ये लिख दिया तो ये गलत हो गया। आप चाहो तो नोटबुक में भी ये बात लिख सकते हो, ये गलत हो गया। पूछो कैसे, देखो सीधी सी बात, आपने मेरी कंडीशन फॉलो ही नहीं की, फॉलो की होती तो गड़बड़ नहीं होती ना। अब गड़बड़ क्या हुई वो सुनो। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है कंडीशन के अंडर में, लेकिन जैसे आप इस साइड को वो लिखोगे दिक्कत ही दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा जी जैसे ही 2 आगे आ गया या x फ्री हो गया बिल्कुल, और आपने तो सिर्फ क्या बोला कि x 0 नहीं होना चाहिए, आपने तो सिर्फ यही तो कहा था ना। अरे जब आप इसको डिफाइन कर रहे थे तो आपने यही कहा कि x 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है ना। हमने भी सुना, बिल्कुल सही भी बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, इसके रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसको आप ये लिखना चाहते हो तो फिर ये सही नहीं है बेटा जी, फिर ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप सोचो ना, आपने तो सिर्फ क्या कहा कि x 0 नहीं होना चाहिए, मैंने x को नेगेटिव ले लिया, मान लो लग गई ना, उधर लग गया, देखो ना बेटा जी x नेगेटिव होगा तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उधर तो लग गई, तो फिर सोचो ना ये और ये इक्वल कहाँ हुआ, इसका मतलब इसको ये कैसे लिख सकते हो। तो बेटा जी इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी तो मैंने क्या बोला था कि x को क्या बोलना, पॉजिटिव। x पॉजिटिव होगा ना,
जब आपको कंफर्म हो गया कि ये पॉजिटिव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको डिफाइन करेंगे तो ये ले आएगा, कुछ और आएगा, बिल्कुल यही आएगा, इसको डिफाइन करोगे तो यही आएगा आपके पास कंडीशन। लेकिन अगर आप इसको ये लिखना चाहते हैं तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये एक्स पॉजिटिव है या नहीं है। हाँ, अगर एक्स पॉजिटिव गिवन है तब आप 2 को आगे लाइए ना, कहाँ दिक्कत है, एक्स पॉजिटिव गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े आराम से वर्क करेगा। तो जो भी मैं बातें लिखा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उन सब में कुछ ना कुछ है, तो बड़ा ढंग से सुनिए और चीज़ों को समझिए। अब आप इसके प्रूफ की बात करेंगे तो इसका प्रूफ तो बिल्कुल ईजी है बेटा जी, ठीक है ना। आप जैसे ये है log ऑफ x रेज़ टू पावर n बेस b, आप जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं log बेस b तो एज इट इज रह गया, और x पावर n को x n टाइम्स लिख दीजिए, ठीक है ना, n टाइम्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप सोचिए, आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ा था जिसमें बताइए log ऑफ x इंटू वाई था, और फिर आपने उसको क्या लिखा था, log x प्लस log y, तो अब आप इसको लिख सकते हो log x, ये तो हो गया x, और इसको मान लीजिए y, तो अब आप फिर क्या लिखोगे log y, y में ये आएगा, फिर से मैं प्रॉपर्टी लगवाऊंगा आपसे, फिर से ऐसे हो जाएगा, और ये बार बार होता रहेगा बेटा जी, ठीक है ना। तो ये अगर n x है तो यहाँ भी तो n टाइम्स log ऑफ x आएगा, तो ये हो गया n टाइम्स log ऑफ x बेस b, और यही तो हमने लिखा है बेटा जी, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n के बारे में आप मुझसे कुछ भी ना पूछिए, n कुछ भी हो, चाहे कैसा भी हो, n सब चलेगा बेटा जी, है ना, चाहे वो इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, सब चलेगा, ठीक है ना। आप तो धड़ल्ले से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बस इन चीज़ों को लेकर केयरफुल रहिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 9 कुछ ऐसा है, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहता है, इफ x1 इक्वल टू x2, इफ x1 इक्वल टू x2, then log ऑफ x1 इक्वल टू log ऑफ x2 होगा अगर दोनों का बेस सेम है तो। याद रखिएगा, बड़ा ही शानदार रिजल्ट है। इफ x1 इक्वल टू x2, ले लीजिए 25 इक्वल टू 25, देन log ऑफ x1 इक्वल टू log ऑफ x2, log ले लीजिए दोनों तरफ, और अब शर्त ये है कि बेस सेम रखो। अब आप देखो हो गया ना इक्वल, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर दो नंबर इक्वल है तो उनके लॉगरिथम भी इक्वल होंगे अगर बेस सेम है तो। अगर बेस अलग ले लिया तो अब आप बताइए, ये दोनों नंबर तो इक्वल हैं लेकिन क्या इनके लॉगरिथम इक्वल है क्या, नहीं, अब लॉगरिथम इक्वल नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉगरिथम भी इक्वल होंगे अगर उनके बेस इक्वल है तो, ठीक है ना। तो याद रखना, x1 इक्वल टू x2, देन log ऑफ x1 विल बी log ऑफ x2, और दोनों का बेस सेम, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि ऐसे ही क्यों सोच रहे हो, उल्टा भी सोचो। अगर x1 इक्वल टू x2 है तो ये लिख सकते हो, तो ये भी सोचो कि log ऑफ x1 इक्वल टू, अगर log ऑफ x2 है तो आप x1 इक्वल टू x2 भी तो लिख सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा x1 x2 और जो b है वो पॉजिटिव होना चाहिए और b 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर दो नंबर इक्वल है तो उनके लॉगरिथम भी क्या होते हैं बेटा जी, इक्वल। अगर लॉगरिथम इक्वल है तो वो नंबर भी क्या होंगे, इक्वल। तो देखो ना, लॉग रिमूव करने का एक तरीका और आ गया हमारे पास, नहीं अच्छा एक्चुअल में ये तो वही तरीका है, लेकिन बस ठीक है मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से अगर log इक्वल टू log लिखा हो और बेस सेम हो तो आप नंबर इक्वल टू नंबर लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं बेटा जी, ठीक है ना। अगर इन दोनों log को इक्वल होना है, अगर बेस सेम है और इन दोनों log को इक्वल होना है तो x1 को x2 के इक्वल होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और तरीके से ये इक्वल नहीं किए जा सकते। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 9 आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 के पास, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, जरा सुनिए बेटा जी। प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है, और इसका नाम है पल्टी थ्योरम नंबर 1, ठीक है ना। आप हंस रहे होंगे नाम सुन के, पल्टी ये क्या है, हाँ बेटा जैसे मैंने नाम रखा है, ठीक है ना, मैंने ही रखा है, ठीक है ना, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बस इसी क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। थ्योरम देखने को मिल जाएगी लेकिन नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाम ऐसा क्यों रखा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, इससे क्या याद भी रहता है और मुझे पढ़ाने में भी आसानी रहती है। तो पल्टी थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है उसको सुनिए, ठीक है। ये कहती है कि मान लीजिए कोई नंबर है a, ठीक है, उस पर पावर में हमने log रख दिया, ठीक है ना,
ए और पावर में लॉग मान लीजिए किसी सी का लिया और बेस बी पर लिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, ए रेज टू पावर, देखो हम क्या लिख रहे हैं, ए रेज टू पावर लॉग ऑफ सी एट द बेस बी, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों की पलटी लगवा लीजिए, मतलब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, किसको, ए और सी को। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो सी रेज टू द पावर लॉग ए बेस बी। देखो बेस चेंज नहीं करूंगा, जो यहां है वही यहां है, पलटी किस में लगेगी, ए और सी में। तो देखो ना, मैंने ए की जगह सी कर दिया, सी की जगह ए कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल होंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों अभी भी इक्वल होंगे। देखो सुन रहे हो मेरी बात को बेटा जी, मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, बस शर्तें हैं ए बी सी तीनों पॉजिटिव होना चाहिए और बी 1 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी शर्तें हैं तो आप बड़े आराम से ये काम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं पलटी थ्योरम नंबर 1। आप इन दोनों को पलट लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों मान लें, तो चलिए आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या कहता है, ए रेज टू द पावर लॉग सी बेस बी, ये एक नंबर, अरे एक नंबर ही तो है, सोल्व करोगे तो नंबर ही आएगा ना बेटा, ठीक है ना। ऐसे ही एक और नंबर है सी रेज टू द पावर लॉग ए बेस बी। हमने कहा कि ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे कि चलो ठीक है मान लिया कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर प्रॉपर्टी नंबर, इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है कि अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉगरिथम भी इक्वल आने चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं, वरना वो इक्वल नहीं हो सकते, जबकि दोनों का बेस में सेम रखने वाला हूं, ठीक है ना। अगर दो नंबर इक्वल है तो उनके लॉगरिथम भी तो इक्वल आएंगे, और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इन दोनों नंबर के लॉगरिथम इक्वल है सेम बेस पर, तो फिर हम मान जाएंगे कि वो नंबर भी क्या रहे होंगे, इक्वल। क्योंकि सर आपने तो कहा था कि लॉगरिथम तभी इक्वल हो सकते हैं वो दोनों जब वो नंबर इक्वल रहे हो, ठीक है ना, बेस सेम रखेंगे दोनों जगह। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ लॉग लेने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे सर किस बेस पे लॉग लेंगे, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आएगी, और आज भी समझा देता हूं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन, इनइक्वालिटी, या फिर कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लॉगरिथम का, और उसमें ऑलरेडी एक लॉग है और उसके पास एक बेस है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉग नजर आ रहे हैं, उनके पास बेस है, बेस क्या है, बी है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी तरफ से कोई नया बेस जनरेट मत कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो भी बात आपसे पूछी गई है वो बात आपको डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में थ्रू आउट एक ही बेस चले, क्योंकि एक ही बेस चलेगा तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी है वो सब वर्क करेंगी बेटा जी, वरना वो वर्क ही नहीं करेंगे, और वर्क नहीं करेंगे तो सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा और बातों को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं बी बेस पर। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, लॉग ऑफ एक्स पावर एन। तो क्या बताया था मैंने, एन लॉग एक्स, तो ये हो गया लॉग सी बेस बी, ये तो पावर है, ये तो आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी। उधर देखो लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, आगे ले लो लॉग ए बेस बी, और यहां क्या बचा, लॉग सी बेस बी। अब आप चेक कर लीजिए दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। अगर दो नंबर जिनके लॉगरिथम भी इक्वल है तो वो भी इक्वल होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर इसकी नीड क्या है और ये मतलब किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो जरा सुनो, इंटरेस्टिंग इस तरीके से, जैसे मान लीजिए, चलो पहले तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कहीं पर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया ऐसे 27 रेज टू द पावर लॉग 9 बेस 3, तो जरा देखो इसकी वैल्यू देखते हैं पर कितनी हो गई। देखो 3 पर पावर लगाओ 9 आ जाए 2, तो ये वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया 27 रेज टू पावर 2 एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 6, ठीक है ना। अब मैंने लगाई पलटी, इन दोनों को इंटरचेंज किया, और सर हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अभी भी वैल्यू 3 रेज टू पावर 6 ही आना चाहिए। बिल्कुल बेटा जी वही आएगा, ठीक है ना। अब मैंने लगा दी पलटी, देखो 27 तो वहाँ चला गया, 9 इधर आ गया। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 9 पावर 3, ये होता है 3 पावर 2, तो ये हो गया 3 पावर 6। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है। अब आप कहेंगे
कि सर जब वैल्यू सेम आ रही है तो वैल्यू तो वहीं से आ गई थी, फिर ये करने का क्या फ़ायदा, फालतू टाइम खराब करने से क्या मतलब है। नहीं बेटा जी, हमारे सामने कई बार ऐसे कंडीशंस बन जाती है, तब हमें इसकी बेहद ज़रूरत महसूस होगी। और देखो कंडीशन कैसे बन जाती है, जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रॉब्लम ऐसे आ जाए 49 रेज़ टू द पावर log 5 बेस 7 का वैल्यू बताइए, आपसे कह दिया जाए कि इसका वैल्यू बताइए, ठीक है ना। अब आपसे ये कह दिया कि इसका वैल्यू बताओ, तो आप सोच रहे हैं जैसे आपने यहाँ सोचा कि यार ये कितना हो गया, फिर इसको पावर पे लगाया, तो आप यहाँ सोच रहे हैं 7 पर कितना पावर लगाऊं 5 आ जाए, तो दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। 7 पे पावर लगा के 5 लाना है, अरे बाप रे। तो ये तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को 1 से तो कम लगानी पड़ेगी, लेकिन कितनी लगाए कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप परेशान से हो गए, फिर आपको लगा यार 49 काश यहाँ होता तो मज़ा आ जाता। तो फिर बेटा जी सोच क्या रहे हो, मज़ा तो लेना ही है अपने को इधर। देखो ना, अब हम पलटी लगा रहे हैं, हम इन दोनों को पलट सकते हैं, और अगर हमने इन दोनों को पलट दिया बेटा जी, अगर हमने इन दोनों को पलट दिया तो देखो अब क्या नज़र आएगा अपने को, 5 रेज़ टू पावर log 49 बेस 7। तो जरा इधर देखो बेटा जी, ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 5 पावर 2 एंड दैट इज़ 25। देखो ना, हमने पलटी की हेल्प से सोल्व कर दिया। अगर हमें पलटी पता नहीं होती, पलटी थ्योरम 1 पता नहीं होता, तो हम इस क्वेश्चन को सोचिए ना, इस वैल्यू को कैसे अप्रोच कर पाते। और ये तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, जब हम अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पलटी थ्योरम किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास वो प्रॉपर्टी नंबर 10, जिसको हम बोलते हैं पलटी थ्योरम नंबर 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 जिसका नाम है बेटा जी बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना, बहुत से क्वेश्चन में यूज होती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए बातें करते हैं बेस चेंज थ्योरम के बारे में। अब बेस चेंज थ्योरम क्या कहती है वो सुनो। कई बार क्या होता है ना, हमें ऐसा फील आता है, कई बार हमें ऐसा फील आता है बेटा जी कि काश मैं बेस चेंज कर लेता तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता। तो जहाँ भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि बेस चेंज हो जाता तो मज़ा आ जाता, तो बेटा जी वहाँ पर आपको इस थ्योरम को यूज़ कर लेना, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है ना। देखो ये क्या कहती है थ्योरम, ये थ्योरम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, किस बात की वो सुनो। अगर आपके सामने आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ a बेस b, तो बेटा जी ये थ्योरम कहती है कि आप बड़े आराम से लिख सकते हैं log a बाय log b। log ऑफ a बेस b को बेटा जी आप log a बाय log b, मतलब अब आप एक लॉगरिथम को दो लॉगरिथम के रेशियो में भी लिख सकते हैं। याद करो, आपने एक लॉगरिथम को दो के सम के फॉर्म में लिखा था, आपने एक लॉगरिथम को दो के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा था। अब आप देखिए, आपने एक लॉगरिथम को दो के रेशियो की फॉर्म में भी लिख दिया। और मैं क्या कह रहा हूं, आप ये काम भी दोनों साइड कर सकते हो, आप दो के रेशियो को सिंगल बना सकते हो और एक को दो के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी भी एक चीज पेंडिंग है जो आप बता नहीं रहे, सर यहाँ बेस का क्या होगा। बेटा जी मैंने एक थ्योरम का नाम क्या रखा है, बेस चेंज थ्योरम। तो मैं आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके जो मन करे ना वो बेस लगा लो, लेकिन शर्त ये है कि जो बेस यहाँ लगाओगे, मान लो यहाँ सी बेस लगाया, तो आपको यहाँ भी सी बेस ही लगाना पड़ेगा, दोनों जगह बेस सेम लगाना है, ठीक है ना बेटा। और अब आप सोच के देखो, जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी लगाई तो बेटा जी यहाँ बेस था बी और अब बेस हो गया बेटा जी सी, तो ये हो गई आपके लिए बेस चेंज थ्योरम, ठीक है ना। शर्तें हैं भैया, ए बी सी तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, और बेटा जी बी और सी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बेस चेंज थ्योरम यूज कर सकते हैं, वरना आप बेस चेंज थ्योरम यूज नहीं कर सकते। इन कंडीशन के अंडर में ही आप बेस चेंज लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगा सकते। और याद रखना, एक तरफ मत सोचिए, दोनों तरफ देखिए। इधर से आप रेशियो बना सकते हो तो इधर से रेशियो को खत्म करके सिंगल भी बना सकते हो, दोनों तरफ इसको सोचिए, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर प्रूफ हम कैसे मान लें कि ऐसा होता है, तो बेटा जी बड़ा इजी है, बहुत इजी है बेटा जी, ठीक है ना। जिससे पहले मैंने डराइव किया था वैसे अब करने वाला हूं, ठीक है ना। मैं log a बेस c को p अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसी तरीके से log b बेस c को q अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले भी ऐसे ही किया था, उन दोनों को मैंने p और q अज्यूम किया था, अभी भी ऐसे कर रहा हूं। तो जरा बताओ a इक्वल टू क्या हो गया, c पावर p हो गया क्या, और b इक्वल टू क्या हो गया बेटा, देख के बताओ जरा, c पावर q हो गया। अब चलिए बात करते हैं पहले बात करते हैं इस बार राइट हैंड साइड की। चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं।
तो बताओ, इसको तो आपने p बोला और इसको क्या बोला, q, तो राइट हैंड साइड का वैल्यू हो गया p/q। अब अगर यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का आ जाए तो फिर हम मान जाएंगे सर कि ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो चलिए आइए लेफ्ट हैंड साइड के पास चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लॉग ऑफ a बेस b। तो जरा मुझे a और b का वैल्यू बताइए बेटा जी। a तो है सर c पावर p और b है सर c पावर q। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कितनी पावर लगाऊं c पावर q पर, c पावर q पर कितनी पावर लगाऊं कि c पावर p आ जाए। तो आप कहेंगे सर आप लगाइए इस पर पावर लगाइए p/q, p/q पावर लगाओगे सर, q से q कैंसिल हो जाएगा और पावर p आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा जी। तो p आपने बोला p/q लगाइए, तो सोचो इस लॉगरिथम का वैल्यू p/q तो हो गया। अब आप खुद देखिए, राइट हैंड साइड p/q, लेफ्ट हैंड साइड p/q, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो बिल्कुल सही है। आपके दिमाग में ये अब सेट हो जानी चाहिए बेटा जी, ठीक है ना। तो बड़ी शानदार इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक छोटा सा इसका यूज, एक छोटा सा इसका मतलब इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। आगे तो बेटा जी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अभी एक छोटा सा इसका मैं यूज बताता हूँ आपको, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपसे क्या दिया जाए, इसका वैल्यू बताइए, log ऑफ 3 बेस 2 का। तो आप कहेंगे सर हमें log ऑफ 3 का वैल्यू पता है 10 बेस पर। नहीं, आप कहेंगे कि सर log ऑफ 3 का वैल्यू पता है 10 बेस पर और दैट इज 0.4771, ठीक है ना। सर ऐसा कुछ हमें पता है, लेकिन सर आपने तो यहाँ बेस 2 कर दिया, हमें तो नहीं पता, और 2 पर पावर लगा के 3 लाना है सर, 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा, लेकिन क्या आएगा हमको नहीं पता। तो मैं कहता हूँ कि एक काम करते हैं, 2 log ऑफ 2 का वैल्यू भी तो तुम्हें पता है 10 बेस पर 0.3010, तो फिर एक काम करते हैं ना यार, बेस चेंज लगाते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 बाय log 2, और बेस यहाँ भी 10 लगा देता हूँ और यहाँ भी 10, क्योंकि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है। तो सोचो ना, वैल्यू आ गई ना, देखो इसकी, ये तो हो गया 0.771 और ये हो गया 0.3010, और अब आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सोचो ना, अब आप log 3 का वैल्यू फाइंड कर सकते हो 2 बेस पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब एक छोटे से ऐसे मैंने तो एग्जांपल समझाया कि किस तरीके से बेस चेंज को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है, तब देखेंगे इसको। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 12 की तरफ। अब प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या बोलता है वो सुनो। इसका नाम है बेटा जी पलटी थ्योरम नंबर 2। पलटी थ्योरम नंबर 2। अब आप कहेंगे सर फिर से पलटी आ गई। हाँ बेटा पलटी आ गई और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बड़े काम की है। क्या है थ्योरम, पहले तो वो लिखा देता हूँ मैं। थ्योरम ये कहती है कि इफ log ऑफ a बेस log ऑफ a एट बेस b, अगर ऐसा है तो हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/log ऑफ b बेस a। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है भैया। देखो ना, कई बार हमारा मन करता है कि काश हम नंबर और बेस को इंटरचेंज कर लेते, ये नंबर है ये बेस है, इनको इंटरचेंज कर लेते तो हमारा बात बन जाता। कई बार मन करेगा हमारा कि इनको इंटरचेंज कर लिया जाए। तो बेटा जी आप कर लीजिए इनको इंटरचेंज, ठीक है ना, देखो इंटरचेंज हो गया ना। लेकिन अगर आप इनको इंटरचेंज करोगे तो कुछ तो चेंजेस आएंगे ना बेटा जी। देखो वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई बेटा जी। तो बेटा जी अगर सोच के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए log ऑफ 5 बेस 3 का वैल्यू a है, तो बेटा जी log ऑफ, इनको इंटरचेंज कर लो, log ऑफ 3 बेस 5 का वैल्यू 1/a होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप नंबर और बेस को इंटरचेंज करेंगे वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी बेटा जी, ठीक है ना। अब यहाँ कंडीशन है जिनके अंडर में आपको काम करना है, a और b पॉजिटिव होना चाहिए और a और b 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। देखो बेटा जी ये तो सभी जानते हैं, सभी लिखाते हैं, लेकिन इन पर जो फोकस करे वही जेई एडवांस फोड़ता है बेटा जी, ठीक है ना। तो आपको इन पर फोकस करना है, इनको अगर ढंग से समझ गए, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रहा, ये चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में रही, तो आपसे कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। और देखना हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहाँ पर ये यूज़ भी होंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि ऐसा ही होता है। देखो बेटा देखो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपके लिए प्रूफ बना देता हूँ। इधर देखो log a बेस b, आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ बेस चेंज लगा लूँ। अगर मैंने यहाँ बेस चेंज लगाई
अगर मैंने यहाँ बेस चेंज लगाई बेटा जी, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे लगा दी, तो अब बताइए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अरे कुछ नहीं किया मैंने, इस ए को नीचे लिया है, ठीक है ना, ये सी और ये भी सी, ठीक है ना। और अब इधर देखो, मैंने बताया था बेस चेंज दोनों तरफ काम करता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अब सोचो लॉग बी बाय लॉग ए को क्या लिखोगे रे, लॉग बी बाय लॉग ए को लिखोगे आप वन, अब ये तो वन तो है ही बाय, अब बताओ लॉग बी बाय लॉग ए को आप लिख सकते हो लॉग ऑफ बी बेस ए। अब आप देखिए ये तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। और पलटी क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो लग गई ना पलटी, इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो ज़्यादा चेंज नहीं होती, वैल्यू बस रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है ना। पहले अगर वैल्यू 5 रही होगी तो अब 1/5 हो जाएगी बेटा जी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके पास एक और थ्योरम, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पलटी नंबर 2, ठीक है। चलिए एक लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे बेटा जी, ठीक है ना। और वो है प्रॉपर्टी नंबर 13, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कहती है वो देखो, वो कहती है कि log a raised to power alpha and b raised to power beta, अगर ऐसा है तो आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हो अल्फा बाय बीटा लॉग ए बेस बी। शर्तें वही हैं, ए और बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा गिवन है, क्या गिवन है कि भैया लॉग ए पावर अल्फा एट द बेस बी पावर बीटा, तो आप जो नंबर पे पावर लगा हुआ है उसको आगे ला सकते हो और जो बेस पे पावर लगा हुआ है बेटा जी उसको नीचे लिख सकते हो। देखो ना नंबर वाली पावर तो ऊपर आई और बेस वाली पावर नीचे आई, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छा मैं लगा के दिखा दूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा हो 125 बेस 25, ठीक है ना। आपसे क्या इसका वैल्यू बताओ, तो आपसे पूछा जाए 25 पे कितना पावर लगाएं कि 125 आ जाए, तो थोड़ा सा आप ऐसे सोचने लगोगे। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा कर लो ना, दिक्कत ही नहीं है, इसको लिख सकते हो 5 पावर 3, एक कॉमन एलिमेंट है जिससे दोनों रिलेटेड है, तो ये तो हो गया 5 पावर 3 और ये हो गया 5 पावर 2, देखो ना ये तो हो गया 5 पावर 3 और ये हो गया 5 पावर 2। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, देखो ना सेम ही तो है, 5 पावर 3 ए पावर अल्फा, ठीक है ना, बी पावर बीटा 5 पावर 2, तो ये तो 3 तो आएगा आगे और 2 आएगा नीचे, तो क्या लिखोगे 3/2 और फिर क्या बचा अपने पास log 5 बेस 5, ये कितना हो गया 1, आंसर कितना हो गया 3/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर हम कैसे मान लें, अरे तो मान लो ना यार बेटा जी, बता तो चुका हूँ इसके बारे में, तो नहीं सर इसके बारे में तो बताओ, तो बेटा जी इसके बारे में भी बता चुका हूँ, नज़र ही नहीं आता मैं क्या करूँ, ए पावर अल्फ़ा बी पावर बीटा, तो ज़रा देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए पावर अल्फ़ा बाय लॉग ऑफ बी पावर बीटा। अरे बेस चेंज लगा दी, लो सी लिख लो, मेरे क्या दिक्कत है। अब आप सोचो ये इंडिविजुअल लॉग हो गया और ये नंबर की पावर अल्फा है, तो बताओ अल्फा आगे आ गया, क्या बचा लॉग ए बेस सी। अब बताओ ये भी तो लॉग है, ठीक है ना, और ये देखो ये भी तो अब इसके लिए नंबर हो गया लॉग के लिए, और नंबर के लिए मैं पहले बता चुका हूँ बीटा, बीटा आ जाएगा ना आगे, ये हो गया बीटा लॉग बी बेस सी। अब आप खुद सोचो ये तो हो गया अल्फा बाई बीटा और लॉग ए बाई लॉग बी, क्या लिखोगे लॉग ए बेस बी, यही तो हमने लिखाया आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेटा जी, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होगी तो अगली क्लास से जब हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो आपको वो बहुत इजीली समझ आएंगे। तो अगली क्लास से पहले पहले आप ये सारी के सारी कितनी 13 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखाई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए विथ लॉजिक विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, गुड बाय।